नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उमेश कुमार। आज हम पढ़ेंगे शीत युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद आप देखेंगे संपूर्ण विश्व दो महाशक्तियों के बीच में वर्गीकृत हो जाता है। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत संघ। इसके अंदर अमेरिका समर्थित जो शक्तियाँ अमेरिका समर्थित जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे पूंजीवादी व्यवस्था, और जहाँ पे सोवियत संघ समर्थित क्षेत्रों के अंदर आप देखेंगे वहाँ पे साम्यवादी व्यवस्था कायम होती है। अब इस शीत युद्ध का मतलब मनोवैज्ञानिक अथवा कूटनीतिक शीत युद्ध का मतलब है मनोवैज्ञानिक अथवा कूटनीतिक युद्ध था, जिसके माध्यम से दोनों महाशक्तियों ने अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास किया और एक दूसरे के प्रभाव क्षेत्र को सीमित करने का आपको प्रयास देखने को मिलता है। ये अभी लोग द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम द्वितीय विश्व युद्ध से मुक्ति हुए थे तो उनको तीसरे विश्व युद्ध के रूप में एक वैचारिक युद्ध, जिसका नाम हमें शीत युद्ध के रूप में जाना जा सकता है। ठीक है। अब शीत युद्ध का मैं कारण देखूं तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अनिवार्यता। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अनिवार्यता का मतलब हो गया, आप ये देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध ये कहते हैं कि दीर्घ काल तक आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं शांति तथा सहयोग दीर्घ काल तक संभव नहीं है, इसकी बजाय अत्यधिक सीमित है। जबकि अधिकतर काल यानी दीर्घ काल में क्या होता है, युद्ध है, प्रतिस्पर्धा देखी जा सकती है। यानी ये जो शांति और समझौता, ये क्या है, सहयोग, ये तो क्या है आपके अल्पकाल के हैं। और दीर्घ काल में क्या, युद्ध एवं प्रतिस्पर्धा देखी जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध अशून्य की स्थिति से आशय है कि विश्व में जो एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, उसको दो महाशक्तियों के रूप में अमेरिका और रशिया ने साम्यवाद और पूंजीवाद के रूप में विकसित बनने का प्रयास किया। ठीक है। सुरक्षा संबंधी चिंता, अब ये दो महाशक्तियाँ थी, इनको अपने अपने क्षेत्र को बचाने के लिए, अपने क्षेत्र के अधिकार बढ़ाए रखने के लिए इन्होंने अपनी असुरक्षा महसूस होती थी। इसके कारण इन्होंने अत्यधिक हथियारों का, सैनिकों का बढ़ोतरी के अंदर इन्होंने अपने क्षेत्रों की बढ़ोतरी का प्रयास करना प्रारंभ किया। ठीक है। उसके बाद है वैचारिक मतभेद मैंने बताया, एक पूंजीवादी दृष्टिकोण का, एक आपके साम्यवादी दृष्टिकोण का है। ठीक है। उसके बाद पारस्परिक अविश्वास की परिणति आपको देखने को मिलती है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जब मित्र राष्ट्रों ने द्वितीय मोर्चा जो जर्मनी के से होता हुआ रशिया तक पहुंचता, और द्वितीय मोर्चे को खोलने के अंदर देरी दिखाई, जिसकी वजह से रूस समझ चुका था कि ये मुझे मित्र राष्ट्रों की दूरता है। लेकिन चर्चिल ने ऐसा नहीं करने का प्रयास भी किया था। चर्चिल ने पहले राष्ट्रपति को, अमेरिकी राष्ट्रपति से कहा था कि आप अपनी सेना का मुख किसकी तरफ करें, बर्लिन की तरफ करें, लेकिन ये बात संभव नहीं हो पाई। तो एक अविश्वास की कमी। दूसरा, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रशिया ने, रूस ने, स्टालिन ने किससे, आपके जर्मनी से अनाक्रमक संधि कर रखी थी, जिसकी वजह से मित्र राष्ट्रों को लगा कि ये तो हमारे साथ क्या है, धोखा है। इस प्रकार से आप देखते हैं इनमें अविश्वास की कमी थी कि एक दूसरे के प्रति ये इस द्वेष में रहते थे कि वो उसके साथ वास्तविक व्यवहार और काल्पनिक व्यवहार दोनों में अंतर समझा जाता था। ठीक है। इस प्रकार आप देखेंगे इटली का 1943 में समर्पण का मुद्दा हो, चाहे आपके जापान पे परमाणु बम डालने का मुद्दा हो, द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य यूरोप में दूसरा मोर्चा खोले जाने का मुद्दा हो, पूर्वी देशों में आपके पूर्वी यूरोप के भविष्य का मुद्दा हो। इस प्रकार अविश्वास के कारक हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद आप देखेंगे शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी। अब शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी आपके रूस भी है तो अमेरिका, दोनों स्वाभाविक रूप से दोनों कारक सर्वव्यापी हैं। ठीक है। उसके अंदर आप देखेंगे कि रूस ने भी कुछ ऐसी गतिविधियां की जिस प्रकार जैसे
उसने पूर्वी यूरोप को साम्यवादी क्षेत्र के अंदर घोषित कर दिया। उसी प्रकार आप अमेरिका या मित्र राष्ट्रों को देखेंगे, उन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के तहत आपके पश्चिमी यूरोप को अपने अंदर समाहित कर लिया। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया आपके शीत युद्ध के पारस्परिक अविश्वास का कारक। ठीक है, उसके बाद शीत युद्ध के उत्तरदायी कारक हो गए। शीत युद्ध का घटनाक्रम आपके प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति और 1950 तक। अब इसके अंदर आप देखेंगे याल्टा सम्मेलन होता है। ठीक है, याल्टा सम्मेलन का मतलब क्या था? याल्टा सम्मेलन आपके द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जिसके अंदर बिग थ्री देश रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन, ये तीनों मिलते हैं। ये युद्ध के बाद की स्थिति पे विचार विमर्श के लिए ये मिलते हैं। तो यहाँ से आपको देखेगा ये शीत युद्ध का घटनाक्रम प्रारंभ होता है याल्टा सम्मेलन से। उसके बाद पोट्सडैम सम्मेलन के अंदर आपको 1 जुलाई 1945 के अंदर इसमें चर्चिल, ब्रिटेन के राष्ट्रपति ट्रूमैन, और उसके बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल, ट्रूमैन राष्ट्रपति अमेरिका के, और स्टालिन आपके रशिया के, सोवियत संघ के। उसके बाद इन तीनों का मुद्दा ये होता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यूरोप का किस प्रकार से एकीकरण या यूरोप का किस प्रकार से विकास, इस मुद्दों पे इनकी बात होती है। ठीक है, उसके बाद जो मेन कारण है जहाँ से आप शीत युद्ध की प्रारंभिक बिंदु माना जाता है, वो माना जाता है आयरन कर्टन को। ट्रूमैन अमेरिका के राष्ट्रपति, आपके ट्रूमैन द्वारा क्या किया जाता है? 1946 के अंदर आपके ट्रूमैन द्वारा एक सम्मेलन बुलाया जाता है, जो आपके पुल्टर विश्वविद्यालय के अंदर मिसोसरी में ये स्थित होता है। यहाँ पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल को इनवाइट किया जाता है। चर्चिल यहाँ पे एक क्रांतिकारी भाषण देते हैं, जिसके तहत वो कहते हैं कि हमें यूरोप में बाल्टिक सागर से लेकर एड्रियाटिक सी तक एक फौलादी दीवार कायम करनी है, जिसका आशय साम्यवाद को रोकने के लिए पश्चिमी यूरोप का एकीकरण करा जाए। तो इसके अवधि में ये फरवरी 1946 में कहते हैं, तो मार्च 1946 में रूस के प्रधानमंत्री स्टालिन कहते हैं कि पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों अलग अलग विचारधाराएं, इनके दोनों के साथ रहते हुए शांति से अस्तित्व की बात नहीं की जा सकती। ठीक है, इसलिए इस प्रकार से आयरन कर्टन इसका प्रारंभिक बिंदु है। उसके बाद इसके अंदर जो गति प्रदान की वो स्टालिन के भाषण ने की, शांतिपूर्ण से अस्तित्व नहीं हो सकता। ठीक है, ट्रूमैन सिद्धांत आपके यूनान और टर्की का पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के रूप में विकास करने का प्रयास था। ट्रूमैन ने इसे रशिया के साम्यवाद के प्रभाव से रोकने के लिए ये किया। क्या था? यूनान के अंदर 1947 के अंदर ब्रिटेन की सेना थी। ब्रिटेन की सेना को वो वापस बुला लेते हैं। ब्रिटेन की सेना को बुला लेते हैं तो यूनान में गृह युद्ध प्रारंभ हो जाता है। अब यूनान में गृह युद्ध प्रारंभ हो जाता है तो उस गृह युद्ध को समाप्त करने का अपने कंधों पे भार कौन ले लेता है? अमेरिका ले लेता है, क्योंकि वह साम्यवाद को रोकना चाहता था। उसकी आर्थिक सहायता दी जाती है। आर्थिक सहायता के रूप में $40 करोड़ की वो अपनी सरकार कांग्रेस से, ट्रूमैन की सरकार कांग्रेस से इस बात के आर्थिक विकास के लिए इस मांगती है। और इसके साथ साथ तुर्की का भी अधिभार जो साम्यवाद को रोकने के लिए ले लिया जाता है। इसे बोलते हैं ट्रूमैन सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे 1947 के अंदर, उसके बाद मार्शल योजना 1947 की थी, जून 1947। इसके अंदर क्या होता है? इसको पहले रशिया इसमें समर्थित रूप से इसमें भाग लेता है, लेकिन बाद के अंदर रशिया साम्यवाद के खिलाफ होने की वजह से इससे मोहभंग हो जाता है। उसके बाद ये नई योजना लेके आता है जिसका नाम है मोलोतोवा योजना लेके आता है। उसके बाद कम्यून फॉर्म का गठन करता है। कौन? आपके रशिया, सोवियत संघ। उसके बाद में फरवरी 1948 में चेकोस्लोवाकिया
स्टालिन के नेतृत्व में साम्यवादी सरकार की स्थापना हो जाती है, ठीक है, और ब्रुसेल्स संगठन का गठन हो जाता है 1948 में। अब आप देखेंगे इस ब्रुसेल्स की वजह से आपका अमेरिका नाटो का अप्रैल 1939 के अंदर गठन कर देता है, जिसके तहत आपके ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन उत्तरी सैनिक संगठन था, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा जितने भी पश्चिमी यूरोप के देश हैं वो सब के सब इसमें सम्मिलित हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बर्लिन घेराबंदी का मुद्दा। बर्लिन घेराबंदी का मुद्दा ये है, जब नाटो का अस्तित्व आ जाता है तो बर्लिन ये जर्मनी को दो भागों में विभाजित किया था। एक तरफ पश्चिमी जर्मनी जो आपके पूंजीवादी अमेरिका के नियंत्रण में था, कठपुतली शासक था। उस तरफ पूर्वी जर्मनी जिसके अंदर आपको साम्यवादी रूस की सरकार समर्थित देखने को मिलेगी। अब साम्यवादी सरकार तो बर्लिन का इन्होंने घेराबंदी किसने प्रारंभ कर दी, आपके नाटो के माध्यम से किसने, अमेरिका ने प्रारंभ कर दी, ठीक है। तो ये ब्रुसेल्स तो रूस का आक्रामक रूप देखकर रूस का बर्लिन के एकीकरण वो जब रूस द्वारा बर्लिन का घेराबंदी की गई तो इसके आक्रामक रूप देख के 1948 के बर्लिन की घेराबंदी को देख के इसने 1939 में नाटो की स्थापना कर देते हैं, ठीक है। नाटो एक सैन्य संगठन था, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे रूस भी अब इसके अगेंस्ट में, नाटो के अगेंस्ट में वार्सा पैक्ट, कौन सा, वार्सा पैक्ट की स्थापना करेगा। वार्सा पैक्ट आपका कब का है, 1955 का। वार्सा पैक्ट 1955 के अंदर सोवियत रूस द्वारा प्रारंभ किया जाता है, ठीक। उसके बाद आप देखेंगे अब शीत युद्ध मैंने आपको बता दिया मनोवैज्ञानिक अथवा कूटनीतिक युद्ध था, ठीक है। उसके बाद आप इसका द्वितीय विकास देखेंगे, ये प्रथम विकास था। प्रथम विकास में मैंने आपको कहा कि शीत युद्ध के अंदर पहली गोली जिसने चलाई वो कौन था, चर्चिल ने किसके माध्यम से, आयरन कर्टन के माध्यम से। आयरन कर्टन क्या है, इसका एक भाषण था जिसमें बाल्टिक सागर से लेकर एड्रियाटिक सागर तक क्या करता है, एक फौलादी दीवार की बात करता है। उसके बाद ट्रूमैन सिद्धांत आपकी यूनान और तुर्की के अंदर अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आप क्या करेंगे, ऋण देंगे। ऋण कितना, 40 करोड़ डॉलर का, जो कांग्रेस से ट्रूमैन की सरकार कांग्रेस से मांग करती है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे वार्सा पैक्ट आपके नाटो के अगेंस्ट में। बर्लिन की घेराबंदी देख के 1948 के अंदर आपके अमेरिकी राष्ट्रपति समझ गए कि इसकी आक्रामक नीति, इसलिए किसकी स्थापना कर देते हैं, वो नाटो के सैन्य संगठन था। इसके वर्सेस में आपकी 1955 के अंदर वार्सा पैक्ट की रशिया स्थापना करता है। अब 1940 के दशक के बाद आप देखेंगे कि ये जो अभी यूरोप के अंदर शीत युद्ध का प्रसार हो रहा है वो 1940 के बाद में आपको एशिया के अंदर, अफ्रीका के अंदर, उसके साथ साथ दक्षिण अमेरिका के अंदर देखने को मिलेगा। दक्षिण अमेरिका के अंदर वो दक्षिण अमेरिका के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर दक्षिण अमेरिका में लैटिन अमेरिका, ठीक है, दो गुटों का वर्चस्व। यूएस ने क्या किया, अपने पूंजीवाद के विकास के लिए सैन्य संगठन बनाया। पाकिस्तान, ईरान और तुर्की में क्या किया, सैनिक अड्डे की स्थापना की। डॉलर डिप्लोमेसी कुछ ही नहीं कि आप किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए क्या करो, उसको उधार दो डॉलर के अंदर, फिर बाद में उसकी संप्रभुता अपने पास गिरवी रख लो। तो इस प्रकार वहाँ पे कोई जो शासक बनेगा वो क्या होगा, कठपुतली शासक हो जाएगा। तो यूएस की डॉलर डिप्लोमेसी। सोवियत रूस के प्रभाव को सीमित करने हेतु, सोवियत के प्रभाव को जो ये पश्चिमी यूरोप के अंदर या आपके एशिया में, तो इनके प्रभाव को कम करने हेतु ये करता है मध्य पूर्व में आइजनहावर डॉक्ट्रिन, ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशिया में डोमिनो सिद्धांत और लैटिन अमेरिका में मुनरो सिद्धांत। मुनरो सिद्धांत आपको याद हो तो मैंने बताया था कि जब मुनरो सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ था, जब आपके राष्ट्रवादी 1618 से 48 तक राष्ट्रवादी सरकारें स्थापित होती है। 3 वंश होते हैं, एक आपके हओवा वंश, मैटर्निका, हैब्सबर्ग,
साम्राज्य जो ऑस्ट्रिया का राजा होता है, हैब्सबर्ग साम्राज्य का, ये क्या करता है, एक वियना कांग्रेस की स्थापना करते हैं, जिसके अंदर तहत किया जाता है जो नेपोलियन द्वारा जो यूरोप का मानचित्र बदला, मानचित्र परिवर्तित कर दिया था, उस मानचित्र का पुनर्निर्माण यानी पुरानी पद्धति पर। तो उस दौरान मैटरनिक क्या करता है, जब स्पेन का एक उपनिवेश दक्षिण अमेरिका के अंदर, लैटिन अमेरिका में, वो अपने आप को आज़ाद घोषित करने की घोषणा करता है, तो मित्र राष्ट्रों की सेना क्या करती है, मैटरनिक के नेतृत्व में सेना भेजने की बात होती है। तब वहाँ पे आपके अमेरिका जब तक उपनिवेश से मुक्त हो चुका होता है, वो कहता है कि यदि ये क्या है, अमेरिका के गलियारे में आता है, यदि इस पे आक्रमण तो ये हम पे आक्रमण होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपके मुंडो सिद्धांत जो आपके लैटिन अमेरिका के लिए, डोमिनो सिद्धांत कुछ ही नहीं, आपके साम्यवाद का प्रसार रोकने के लिए पूंजीवादी यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का वहाँ पे अधिक से अधिक लाभ देना। ठीक है, मध्य पूर्व में आइजनहावर का डॉक्ट्रिन सिद्धांत। ठीक है, अब इसके विकास के अंदर जो आप कदम देखेंगे उसमें आपके जो पहलू हैं, पहला है कोरिया संकट। कोरिया संकट कुछ ही नहीं, 1950 में कोरिया संकट प्रारंभ होता है। कोरिया संकट इस बात से प्रारंभ होता है कि वास्तविक कोरिया कौन सा है, इस युद्ध को लेके इनमें आपसी संकट होता है। अब आपको मालूम है इसके दो भाग कर दिए जाते हैं, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया। उत्तर कोरिया में समर्थित सरकार किसकी, रशिया की साम्यवादी। दक्षिणी कोरिया के अंदर अमेरिका की पूंजीवादी सरकार स्थापित होती है। दक्षिण कोरिया के जो कठपुतली शासक होते हैं उनका नाम होता है सिंह रैली यहाँ पे होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, इसमें समर्थन मिला हुआ ही होता है। अब ये आपसी युद्ध होता है तो इसका ऊपर वाले जो उत्तरी कोरिया है उसका समर्थन आपको चीन और रशिया द्वारा किया जा रहा होता है। अब यहाँ पे दक्षिणी कोरिया को मदद किसके द्वारा मिलती है, यूएनओ के द्वारा। यूएनओ की मित्र सेना यहाँ पे युद्ध के लिए जाती है और फिर बाद में ये इसको इस युद्ध में विजयी दिलाती है। ठीक है, ये है आपका कोरिया संकट। तो जिसने शीत युद्ध का क्या कर दिया, वैश्वीकरण। जब हार होती है तो ये अब आगे फैलेगा। ठीक है, स्वेज नहर विवाद। स्वेज नहर संकट कुछ ही नहीं, स्वेज नहर का जो शासक था उसने ब्रिटेन की ऑयल कंपनी थी, उस ब्रिटेन की ऑयल कंपनी का क्या कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया, जिसके कारण ब्रिटेन का क्या कर दिया, ब्रिटेन का हक ख़त्म हो गया। ठीक है, मोहम्मद मुस्तादिक था। अब इसके बाद आप देखेंगे ब्रिटेन मुस्तादिक। ठीक है, ब्रिटेन का वो जो शासक था, कहाँ पे था मैं, स्वेज नहर संकट। अब स्वेज नहर, अरे सॉरी, ईरान की बात करने लग गया। स्वेज नहर आपकी क्या थी, स्वेज नहर आपके मिस्र के अंदर स्वेज नहर के अंदर आसवान बांध का निर्माण करना चाहता है जो इसका शासक होता है। अब शासक निर्माण करना चाहता है आसवान बांध का, तो आसवान बांध के निर्माण के लिए उससे क्या चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है। पैसा किसके द्वारा आता है, अमेरिका अपनी आर्थिक पेशकश देता है, वही डॉलर डिप्लोमेसी के तहत। अब अमेरिका जब इसको आसवान बांध के लिए देता है तब इसे पता चल जाता है कि रूस द्वारा समर्थित सरकार है, तो ये बाद में इसकी जो राशि होती है आसवान बांध निर्माण के लिए वो उसको बंद कर देता है। बाद में इसका 1962 के अंदर ही क्या कर देता है, राष्ट्रीयकरण कर देता है। राष्ट्रीयकरण करता है तो ब्रिटेन का हक ख़त्म हो जाता है। तो इधर इजराइल, ब्रिटेन और फ्रांस तीनों मिलकर क्या करते हैं, इस पर युद्ध कर देते हैं। उसके बाद में इस युद्ध की निंदा की जाती है। बाद में इसको कौन, आपके ये अमेरिका द्वारा इसको आर्थिक सहायता दी जाती है और साम्यवाद को रोकने का प्रयास किया जाता है। ये स्वेज नहर संकट है। उसके बाद ताइवान संकट में ताइवान को आज़ाद करवाने के, वही उत्तरी ताइवान, अब इसको मुक्त करवाने के लिए 1998 के अंदर आपके पूंजीवादी अमेरिका द्वारा इसको संपूर्ण रूप से अपने प्रभाव क्षेत्र में ले लिया जाता है। बर्लिन संकट आपको मालूम है 1961। अब यहाँ पे बर्लिन आपके अधीनस्थ किसके है, साम्यवादियों के अधीनस्थ होने के कारण पूंजीवादी और साम्यवादियों के बीच में विवाद और बर्लिन दीवार का निर्माण। अब बर्लिन दीवार का निर्माण तो बाद के अंदर आप देखेंगे 3 अक्टूबर 1991 के अंदर ये दोनों, जब रशिया की अर्थव्यवस्था फेल होगी, रशिया का विखंडन होगा, उसके तहत इसका एकीकरण कर दिया जाएगा। ठीक, उसके बाद
क्यूबा पक्षपात संकट 1962 में फिदाइल कास्ट्रो यहाँ के नेता होते हैं, वो अमेरिका के विरोध में होते हैं, पूंजीवादियों के विरोध में होते हैं, लेकिन बाद में अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं वो यहाँ की वायुसेना और नौसेना दोनों पे नियंत्रण स्थापित कर लेते, तो इस संकट को बोलते हैं क्यूबा पक्षपात संकट। ठीक है, अब इसके बाद में ये क्यूबा पक्षपात संकट के बाद ये आपको देखने को मिलेगा हॉटलाइन एग्रीमेंट यानी साम्यवादी को रोकने के लिए। अभी विवाद कोई विश्व युद्ध का रूप धारण निकल ले, इसलिए आपके मॉस्को के साथ साथ आपके दूसरी तरफ पे वाशिंगटन, इन दो टर्मिनल स्थापित किए जाते हैं, यानी कोई दोनों का विवाद हो तो दोनों आपस में बातचीत करके इसका सुलझारा कर लें। वियतनाम संकट आपको मैंने बताया, वियतनाम फ्रांस का उपनिवेश था। अब फ्रांस का उपनिवेश होने की वजह से अब जब वियतनाम में मिनाओ जो नेता थे, उन्होंने इस स्वतंत्रता के आंदोलन प्रतिपादित किया। बाद में जब अमेरिका को पता चला यहाँ पे साम्यवाद का प्रभावी नेता है ये, तो उसने फ्रांस को सपोर्ट किया। फ्रांस को सपोर्ट मिला किसके द्वारा? फ्रांस को सपोर्ट मिला अमेरिका के पूंजीवाद के द्वारा। इधर आपके जो वियतनाम की सरकार को मिला आपके चीन और रशिया के द्वारा समर्थन मिला साम्यवाद का। लेकिन लास्ट के अंदर फिर जब फ्रांस की सेना इस युद्ध में हार जाती है, तो फिर होता है जेनेवा समझौता के तहत फ्रांस के उपनिवेश से इसको मुक्त घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद में यहाँ पे प्रभाव बनाने के लिए अमेरिका इसके दो वर्गीकरण करवा देता है, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम में आपकी किसकी सम्मति सरकार? रशिया सम्मति सरकार, और दक्षिणी वियतनाम के अंदर आपकी अमेरिका की सम्मति सरकार। अब दक्षिणी वियतनाम के टाइम ये अमेरिका घोषणा करता है कि इसने वो लेके आता है नीति जिसका नाम होता है डोमिनो सिद्धांत। यदि मैंने इसको नहीं रोका तो ये पूरे संपूर्ण एशिया में साम्यवाद फैल जाएगा। तो इसको क्या करता है? आर्थिक रूप से उदारीकरण के तहत आप इसको क्या संपन्न बनाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर करता है। बाद में ये आपके वियतनाम संकट 1975 के अंदर ये इन दोनों से मुक्त हो जाता है। ठीक है, वियतनाम संकट खत्म। अब तनाव को, जो शीत युद्ध के दौरान तनाव था, उसको सेटल करने का यानी कम करने का कार्य आपके 4-5 चीज़ों ने किया। हॉटलाइन एग्रीमेंट मैंने बताया, 2 टर्मिनल आपके मॉस्को और वाशिंगटन में 1963 में। पर्शियल वैन ट्रीटी, ये कुछ ही नहीं, पर्शियल वैन ट्रीटी ये आपके मॉस्को में हुई थी। इसके तहत आपके जो हथियार हैं उनको क्या करना? सीमित रखना, ज़्यादा विकास नहीं करना। ठीक है, उसके बाद में साल्ट का मतलब होता है स्ट्रेटेजिक आपके आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स, ये आपके ये हुई थी साल्ट। इसके तहत क्या था? रूस के तो ब्रेजनेव और यहाँ पे निक्सन, इन 1975 में इसके तहत क्या किया था कि आप हथियारों की क्या सुरक्षा का जिम्मेदारी, क्योंकि अब ये परमाणु संपन्न हथियार थे तो इनको इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपस में निभानी थी। उसके बाद साल्ट देते भी होता है, लेकिन उसमें अमेरिका साइन नहीं करता। उसके तहत आपके परमाणु हथियारों को क्या कर देना? उनकी संख्या में कमोत्तर करना, जिसके लिए अमेरिका तैयार नहीं था। ठीक है, हेलसिंकी उद्घोषणा 1975 में, जिसमें मानवाधिकार की घोषणा थी, जिसमें पश्चिमी जर्मनी जो अभी तक किसके अमेरिका में हेलमुट शिमिट, ठीक है, पूर्वी के एरिक हॉनेकर जो आपके किसके थे? रशिया के प्रभाव में थे, यूएस के गेराल्ड फोर्ड और ऑस्ट्रिया के ब्रूनो क्लास्की, इन्होंने घोषणा की थी। ठीक है, इस प्रकार तनाव को कम करने का प्रयास किया गया। अब मैंने बात की, आपका प्रारंभ हुआ था चर्चिल की उद्घोषणा 1945 से 1946 से। ठीक है, अब यहाँ पे आप आएंगे द्वितीय शीत युद्ध 1979 में प्रारंभ होता है। किसके द्वारा? जब रूस के द्वारा अफगानिस्तान के अंदर अपनी सेना को क्या कर लेता है? पहुँचा दी जाती है 1979 में। इसके प्रभाव में विश्व राजनीति में गुणात्मक परिवर्तन मतलब कि आपका जिससे हित है उस हित की तरफ आप आकर्षित हो। अवैध हथियारों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अब मैंने बताया
कि दोनों के पास हथियार, अब इन दोनों को क्या था, इन दोनों महाशक्तियों का उद्देश्य था अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाना और दूसरे के प्रभाव क्षेत्र को सीमित करना। इसके लिए इनके पास अब हथियारों का भंडार था। तो इस हथियारों का क्या करने लगे, एक देश दूसरे देश को इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार के रूप में इसको क्या करने लगे, बेचने लगे। ठीक है, इस प्रकार हथियारों का क्या हुआ, विकास एक दूसरे राष्ट्र में यानी तनाव का माहौल क्रिएट हुआ। तानाशाह का जन्म, मैंने बोला खुद के समर्थित सरकार का, यदि कोई सरकार इनके समर्थित नहीं है तो पूंजीवादी पूंजीवाद के हिसाब से, साम्यवादी साम्यवाद के हिसाब से अपने पसंदीदा नेता को वहाँ पे विराजमान कर लेते हैं। जैसे जर्मनी में पश्चिमी जर्मनी, पूर्वी जर्मनी, ऐसे वियतनाम, कोरिया, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया। तो इस प्रकार से इन्होंने विभाजन करके अपने कार्य को सिद्ध करने का प्रयास किया। उपनिवेश मुक्ति, मैंने आपको कहा कि यदि कोई कार्य विनाश की तरफ होता है तो उसके कुछ लाभ भी होते हैं। तो इसी दौरान आपको लाभ दिखेगा। उपनिवेशों में आज़ादी की तरफ, अपने उपनिवेश मुक्ति की तरफ वो अग्रसर हुए, क्योंकि उनको मालूम था दो महाशक्तियों के बीच में उनको आज़ादी मिलना संभव है कि जिसके पक्ष में चले जाओगे तो वो उसका समर्थन करेगा। तो ज़्यादातर उपनिवेश आपके ब्रिटेन और फ्रांस के देखे गए थे, जो अपने आप को अब आज़ाद करने की प्रयासरत होते हैं। ठीक है, उसके बाद शीत युद्ध के काल में पश्चिमी यूरोप में, जहाँ शीत युद्ध के काल के अंदर आपको देखने को मिलेगा एशिया और पूर्वी यूरोप के अंदर क्या विनाश काल यानी आपके रक्तपूर्ण आपके संघर्ष हो रहा होता है। उसी तरह पश्चिमी यूरोप के अंदर आप देखेंगे वहाँ पे आपके वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, कलात्मक, गुणात्मक सब तरीके से विकास होता है और पश्चिमी यूरोप का क्या होता है, एकीकरण प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आतंक की समाप्ति। यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अंत के अंदर आप देखेंगे अर्थव्यवस्था में गिरावट। किसकी अर्थव्यवस्था में? रसिया ने साम्यवाद की तरफ आकर्षित होने की वजह से उस पर क्या हुआ, बहुत सारा ऋण हो गया। ऋण होने की वजह से उसकी इकोनॉमिक लैप्स कर गई। इकोनॉमिक लैप करने की वजह से उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। ठीक है, तो उसकी सरकार ने ये शीत युद्ध समाप्त करना पड़ा। ठीक है, स्टार वार कार्यक्रम। अब रसिया की अर्थव्यवस्था खत्म हुई तो सैन्य संगठन पे उसका ध्यान, अपनी बजट में सैन्य विकास पे वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया। उसके बाद 1939 में परमाणु हथियार, उसके बाद नाटो, वासा, इन सब की वजह से उसका अधिक से अधिक पतन होता रहा। तो इस वजह से अब वो अमेरिका के खिलाफ नहीं था। अब अमेरिका ने इन सब युद्धों को छोड़ के और आगे बढ़ते हुए स्टार वार कार्यक्रम प्रारंभ किया। स्टार वार कार्यक्रम में क्या था कि अब आकाश नभ पे क्या होगा, हथियारों से युद्ध होगा। ठीक है, गोरबाचोव की दो नीति थी। एक तो थी ग्लासनोस्ते और एक थी प्रेस्टोइक। ग्लासनोस्ते का मतलब है खुलापन और प्रेस्टोइक का मतलब है आपके पुनर्निर्माण। ठीक है, उसके बाद रीगन, ये राष्ट्रपति थे अमेरिका के, इन पे एक दबाव बनता है कि परमाणु हथियारों की होड़ के अंदर ना रहें। अभी इसके अंदर चर्च भी भूमिका निभाता है। वो जनमानस को इसके लिए उद्वेलित करता है कि आप अधिक से अधिक परमाणु बम के हथियारों के उत्पादन को रोकें। तो इसलिए रीगन पे नैतिक दबाव, उस वजह से वो क्या करता है, इस प्रोग्राम को कैंसिल करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे 1971 के अंदर यूएनओ का चीन में प्रवेश हो जाता है। 1963 में यूएस, सोवियत संघ और ब्रिटेन, इन तीनों ने मिलकर आपकी क्या कर ली थी, TBT साइन कर ली थी, परीक्षण निषेध संधि पर हस्ताक्षर किए। उसके बाद मैंने बताया साल्ट के अंदर क्या हुआ था, स्टार वार। साल्ट के तहत क्या हुआ था, आपके हथियारों की होड़ को कम करने का प्रयास किया था। लेकिन अब इसने क्या, स्टार वार के लिए है स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव। ठीक है, अक्टूबर 1990 में जर्मनी का एकीकरण, 1991 में वार्सा पैक्ट भंग और इसका रूस का 15 स्वतंत्र गणतंत्र में विभाजन हो जाता है। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे सॉरी परिणाम में पूंजीवाद मैंने बोला अमेरिका समर्थित राजनीति कौन सी थी, जो उसकी विचारधारा थी वो पूंजीवादी थी। तो पूंजीवाद का उदय, क्योंकि एक ही महाशक्ति बच गई जिसका नाम पूंजीवाद पे अमेरिका का यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मूल्य पे आधारित अब क्या होंगे, पूरे देश होंगे। उसके बाद दूसरा आप देखेंगे सैन्य कार्रवाई, सैनिक संगठनों में वृद्धि। अब रसिया
सोवियत संघ का आर्थिक रूप से पतन होने की वजह से अब वहाँ पे इसने सैन्य कार्यों की बजाय से लोक कल्याणकारी कार्यों पर ज़्यादा ध्यान देना चालू किया। इधर इसने सैन्य संगठन में बढ़ोतरी जारी रखी, परमाणु हथियारों में कम कर दिए, लेकिन सैनिक टुकड़ियों का विकास जारी रखा। इस वजह से आप देखेंगे कि यहाँ सैन्य संरचना में वृद्धि होती है। बिल क्लिंटन 1980 के अंदर के दशक तक अमेरिका की अर्थव्यवस्था क्या हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। बिल क्लिंटन जब राष्ट्रपति बनते हैं तो वो क्या करते हैं, इस अर्थव्यवस्था को वापस उस स्तर पर ले जाने करते हैं, ठीक है। उसके बाद यूरोपियन यूनियन का अस्तित्व, यूरोपियन यूनियन अस्तित्व में आती है, लेकिन उसका उद्देश्य केवल आर्थिक समुदाय के रूप में था। वो किसी प्रकार से भी सैन्य क्षेत्र के अंदर अब रूस की तरह अमेरिका से किसी प्रकार से क्या कहते हैं सामना नहीं करती और वो इससे किनारा करती रहती है, ठीक है। उसके प्रकार आप देखेंगे आतंकवादी गतिविधियां 9/11 के हमले से अमेरिका को क्या होता है, आतंकवादी विरोधी गतिविधियों के अंदर सम्मिलित होना पड़ता है। अब आतंकवाद क्या है, अमेरिका की विदेश नीति के अंदर सम्मिलित हो जाता है, ठीक है। अब आतंक के समाप्ति यानी आप रसिया के पतन के अंदर कुछ बिंदु देखेंगे तो 1953 में स्टालिन की मृत्यु हो जाती है। सबसे मेन स्टालिन इनसे द्वितीय विश्व युद्ध से ही प्रारंभ से ही लड़ रहा था, तो इसकी पूंजीवादी और साम्यवादी नीतियों में थोड़ा गिरावट आती है। फिर साम्यवादी सचिव बनते हैं निकिता खुश्चेव, लेकिन 1964 में इनको अपदस्थ करके कौन बन जाता है, ब्रेजनेव क्या बन जाता है, प्रधान बन जाता है किसका, साम्यवादी दल का। उसके बाद 1964 से 82 तक ब्रेजनेव के काल को क्या बोलते हैं, गतिहीनता का काल कौन सा काल है, ब्रेजनेव का काल गतिहीनता का काल कहा जाता है। उसके बाद 1982 के बाद मिखाइल गोर्बेचोव संयुक्त राष्ट्र संघ का राष्ट्रपति बनता है और ये सोवियत संघ में क्या लाते हैं, क्रांति लाते हैं। किस तरह से, ग्लासनोस्ते के तहत, खुली सोच, इसके तहत आपको क्या करना है, आपके राजनीतिक आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में क्या होगी, खुली सोच होगी, स्वतंत्रता और खुली चर्चा होगी, नागरिक स्वतंत्रता पे किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होगा। एक होती है पेरेस्ट्रोइक का मतलब है पुनर्निर्माण, यानी अब पुनर्निर्माण का कार्य होगा जिस प्रकार का कार्य अब तक रुक गया था इस युद्ध की वजह से, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि किस प्रकार हाँ, अब आप देखिए इतिहासकारों ने, जो मैं इसी शॉर्ट नोट्स में ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए क्वेश्चन है जिनको मैंने एक तरफ करने का प्रयास किया है, इसमें आप इतिहासकारों ने 1917 की जो बोल्शेविक क्रांति थी इसी को क्या बोला था आपके, इसने बोल्शेविक क्रांति को ही आपने इसकी क्रांति को ही आपको शीत युद्ध का प्रारंभ बताया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दूसरा मोर्चा न खोलने में देरी की वजह से रसिया क्या था, मित्र राष्ट्रों से गुस्सा था या उसे उन पर विश्वास नहीं करता था। बर्लिन की ओर सोवियत संघ की बढ़त से ब्रिटेन क्या हो गया, चिंतित हो गया। तो चर्चिल ने मित्र राष्ट्रों की सेनाओं के कमांडर जनरल आइजन को कहा कि आप लाइबिस की जगह किस पे आए, बर्लिन की ओर बढ़ना चाहिए। पूर्वी यूरोप में साम्यवादी सरकार मैंने बताया, पूर्व के अंदर क्या, पूर्व के यूरोप पे किसका कब्जा, रशिया का, और पश्चिमी यूरोप की तरफ आपका किसका, अमेरिका का। तो पूर्वी यूरोप में पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया, रोमानिया, हंगरी, यूगोस्लाविया और अल्बानिया, इन सब पे किसके साम्यवादी सरकार की स्थापना। जर्मनी को 4 भागों में बांटा गया, तो इसमें किस किस के 4 भाग कौन कौन से आ गए, आपके 4 भागों के अंदर आप देखेंगे कि किस प्रकार जर्मनी के 4 भाग के अंदर आपके
फ्रांस के पास, ब्रिटेन के पास, अमेरिका के पास और रशिया के पास। बाद में 2 ही भाग रह जाते हैं, जिसमें आपके पूर्वी जर्मनी तो आपके रशिया के पास और पश्चिमी जर्मनी फ्रांस, ब्रिटेन और यूएस के बीच में वर्गीकृत हो जाता है। यूनान के लिए मैंने बताया आपके ट्रूमैन सिद्धांत। ट्रूमैन किसके, आपके अमेरिका के राष्ट्रपति, जिन्होंने 1947 के अंदर जब ब्रिटेन अपनी सेना बुला लेता है तो यूनान में गृह युद्ध प्रारंभ हो जाता है। गृह युद्ध प्रारंभ होने की वजह से ब्रिटेन को क्या करना पड़ता है, अपनी गृह युद्ध प्रारंभ होने की वजह से अमेरिका अपने ऊपर अधिभार ले लेता है और यूनान और तुर्की का अधिभार लेके उसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास करता है। ठीक है, इसी कारण आप देखेंगे जब अप्रैल 1939 में नाटो की स्थापना होगी तो 1952 के अंदर ये दोनों सदस्य बन जाएंगे, यूनान और तुर्की। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे ट्रूमैन सिद्धांत मैंने बता दिया। चर्चिल का भाषण होता है जहाँ से प्रारंभ माना जाता है कि चर्चिल के भाषण ने सबसे पहले शीत युद्ध के अंदर पहली गोली का कार्य किया। तो चर्चिल ने भाषण दिया था कहाँ से, आपके बाल्टिक क्षेत्र में स्टेटिन से लेकर एड्रियाटिक सागर में ट्रिस तक के यूरोपीय महाद्वीप में एक फौलादी दीवार तैयार करना। ठीक है, फौलादी दीवार का मतलब यूरोप को एक और सोवियत संघ, दूसरी और बाकी देशों में बांट देना। ट्रूमैन ने अपनी सरकार से 40 करोड़ डॉलर की मांग की थी, किसके लिए, यूनान और टर्की के विकास के लिए। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अप्रैल 1939 में, इसमें पश्चिमी यूरोप के ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, लुक्समबर्ग, हायरलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, पुर्तगाल, इटली, आइसलैंड, कनाडा आपके यूएस के ऊपर, उसके बाद ब्रिटेन, यहाँ पे फ्रांस, उसके बाद बेल्जियम, लुक्समबर्ग, हॉलैंड यानी नीदरलैंड वर्तमान। ठीक है, और यहाँ पे 1952 में यूनान और टर्की भी किसमें, नाटो में सम्मिलित हो जाते हैं। जर्मनी के 2 राज्यों का वर्गीकरण। जर्मनी में 2 राज्य, जर्मन संघीय गणराज्य, फेडरल रिपब्लिक, जिसमें आपके बॉन 1955 में नाटो के सदस्य हैं। ठीक है, और उसके बाद पूर्वी जर्मनी में जनवादी गणराज्य है, जिसके अंदर कौन, आपके रसिया का प्रभाव। उसके बाद 3 अक्टूबर 1990 में दोनों का एकीकरण हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पे आप देख रहे हैं सोवियत संघ का परमाणु शक्ति के रूप में उदय। तो यूएस के लिए क्या हो जाती है, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि सोवियत संघ भी अभी क्या है, परमाणु हथियार के अंदर उसका प्रतिद्वंदी, यानी वर्ल्ड के अंदर 2 राष्ट्र जिसके पास परमाणु हथियार संपन्न हो गया। तो ये नाटो के गठन के मतलब अप्रैल में हुआ था, सितंबर में ये घोषणा कर लेता है। तो इसको यूएस के अंदर जो स्थिति उत्पन्न होती है उसे बोलते हैं नास्तिक साम्यवाद के उद्भ्रांत भय का अतिरेक। ये कहा जाता है किसको, जब आपके रसिया द्वारा परमाणु परीक्षण कर लिया जाता है। ठीक है, चीन में साम्यवाद 1 अक्टूबर 1900। कोरिया युद्ध मैंने बताया, कोरिया युद्ध यूएस के विश्व युद्ध के अंदर यूएस द्वारा विश्व युद्ध के बाद प्रथम बार एशिया के अंदर उतरना। ये कौन सा, कोरिया युद्ध में। जापान पराजित हुआ, कोरिया आज़ाद होता है। 2 भागों में, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। उत्तरी कोरिया में जनवादी गणतंत्र होता है। सितंबर 1948 में सरकार स्थापित होती, किसके द्वारा, रसिया के द्वारा, जिसके अंदर था किम उल सुंग साम्यवादी नेता किम उल सुंग। और दक्षिणी कोरिया के अंदर आपके अगस्त 1948 में सिंगमन री के नेतृत्व में। ठीक है, विभाजन दोनों को मंजूर नहीं था, लेकिन असली कोरिया पे इनका विभाजन किया गया। जून 1950 में इनके बीच में युद्ध होता है, जिसके अंदर दक्षिण कोरिया को यूएनओ की सहायता मिलती है। कोरिया की लड़ाई 1945 के बाद की सबसे बड़ी लड़ाई थी। कोरिया की लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई, जिसमें कमांडर कौन थे, जनरल मैकार्थर। यहाँ पे कमांडर थे जनरल आइजन और यहाँ पे जनरल मैकार्थर। चीन पर अटैक करना भी चाहते थे। ठीक है, कगारवाद, अभी इसमें तेज़ी कैसे आई आपके शीत युद्ध के अंदर, वो देखिए। कगारवाद भयोत्पादन का सिद्धांत, ये आपके अमेरिकी विदेश मंत्री डल्लस की नीति थी 1953 से 1959 तक। इसमें एक थी व्यापक प्रतिरोध सिद्धांत, व्यापक प्रतिरोध, परमाणु हथियार का प्रयोग, व्यापक प्रतिशोध सिद्धांत, यानी आपके पास हथियार है, मेरे पास हथियार है परमाणु, तो हम एक दूसरे पे आक्रमण नहीं करेंगे। तो व्यापक प्रतिशोध का सिद्धांत। फिर है ब्रैकमैनशिप कगारवाद, यानी सोवियत संघ को धकेल के युद्ध के कगार तक पहुंचा था, जिससे हम क्या है उससे कई रियायतें प्राप्त कर सकें। इसने घोषणा भी की थी, इसका नारा था
युद्ध में उलझे बिना हालात को लड़ाई के कगार तक पहुंचाना क्या कहलाता है? कगारबाज। राजनीति का आवश्यक गुण है, अगर आप कगार तक नहीं ले जाने से डरते हैं तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। ठीक है। नवंबर 1952 में यूएस द्वारा प्रथम ताप परमाणु बम का यानी हाइड्रोजन बम का परीक्षण, तो उसके बाद आपके नवंबर 1952 में इसने किया, तो अगस्त 53 में रूस ने भी इसका परीक्षण कर लिया हाइड्रोजन बम में। अब इसके बाद जो इसकी नीतियाँ हैं उसमें म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, सुनिश्चित पारस्परिक विनाश, इसके तहत क्या था? विनाशकारी हथियारों से मुक्त देश लड़ाई में नहीं उतरेंगे, यानी जिनके पास विनाशकारी परमाणु बम नहीं है वो कभी भी परमाणु संपन्न राष्ट्रों से युद्ध नहीं करेंगे। ठीक है, ये म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन है। परमाणु भय उत्पादन सिद्धांत, यानी जो परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं वो एक दूसरे पर कभी आक्रमण नहीं करेंगे। ठीक है। अब एशिया के अंदर अमेरिका अपना वर्चस्व बनाने के, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए क्या करता है? वहाँ पे भी सैन्य संगठनों की स्थापना करता है। जैसे यूरोप में नाटो की थी, वैसे यहाँ पे सेंटो और सेंटो की स्थापना की जाती है। दक्षिण पूर्वी एशिया के जो कंट्री होते हैं उनको शामिल किया जाता है। इसमें ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, फ्रांस, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, थाईलैंड, यूएस और फिलीपींस हैं। सेंटो के अंदर, इस सेंटो यानी सेंटर मध्य एशिया के बीच की बात हो रही, तो बगदाद समझौते के तहत ईरान, इराक और तुर्की, यूएस, पाकिस्तान ये होता है। CIA इसकी क्या है? खुफिया एजेंसी है। ठीक है, किसकी? अमेरिका की। उसके बाद आप देखेंगे आगे, उसके बाद आगे आप देखेंगे ईरान की जो संसद होती है उसे बोलते हैं आपकी क्या? ईरान की संसद मजलिस। ठीक है। ब्रिटिश कंपनी थी जिसका ऑयल कंपनी थी जिसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। यहाँ का जो शासक होता है मुस्तसदीक। जो सोवियत रूस का होता है मोहम्मद रजा पहलवी। जब इसको पता चलता है कि ये अमेरिका को कि भाई ये तो रसिया से प्रभावित शासक है, तो इसका तख्ता पलट मोहम्मद रजा पहलवी को स्थापित कर देते हैं। मोहम्मद रजा पहलवी के बाद में 1979 में ईरान में क्या हो जाता है? क्रांति हो जाती है। क्रांति होने के बाद मोहम्मद रजा पहलवी की मांग की जाती है, वो मना कर देते हैं कि वो भाग के कहाँ चला जाता है, आपके अमेरिका में। अमेरिका के सैनिकों को बंधक बना लिया जाता है। कैनेडी द्वारा क्या किया जाता है? आप जिम कार्टर होता है यहाँ का आपके राष्ट्रपति, वो क्या करता है? कमांडो कार्रवाई करके क्या करता है? इसको मुक्त करवाता है, ईरान को फ्री करवा देता है। ठीक है। नागरिक अधिकार आंदोलन, ये मैंने आपको बताया था, नागरिक अधिकार आंदोलन आपको देखने को मिलेगा दक्षिण अमेरिका के अंदर। जब अमेरिका की क्रांति जब पढ़ी थी अपन ने, उस दौरान आप देखेंगे दक्षिण अमेरिका के अंदर मार्टिन लूथर के नेतृत्व में होती है, जिसके अंदर नस्लवादी भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया जाता है। इसके ये क्या है? ये अहिंसात्मक आंदोलन चलाते हैं। पहला ये अलबामा प्रांत के अंदर ये आंदोलन चलाते हैं, बसों के अंदर गोल नहीं चढ़ते, तो इस वजह से इनका विरोध होता है। विरोध होने के बाद में आप देखते हैं कि इन्होंने वी शैल ओवरकम गीत गाया जाता है इनके द्वारा। इन्होंने क्या है? गांधी जी से प्रभावित है, अहिंसात्मक आंदोलन चलाते हैं। ये क्या करते हैं? वाशिंगटन के अंदर जो लिंकन की स्मारक होता है उसके नीचे बैठ के अपना भाषण देते हैं। मेरा एक सपना देखा, मैंने एक सपना देखा, जो इसके अंदर फिर बाद में इनकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है। उसके बाद विरोध, उसके बाद वियतनाम संकट, मैंने बताया था वियतनाम किसका? फ्रांस का उपनिवेश था। हो ची मिन्ह यहाँ के नेता थे। जनवादी गणतंत्र की स्थापना थी। सोवियत संघ और चीन का समर्थन था। फ्रांस को समर्थन किसका मिलता है? आपके अमेरिका के बाद में ही हार जाता है। हारने के बाद में समझौता, दो भागों में, एक बार साम्यवादी, दूसरे में ये। उसके बाद डोमिनो सिद्धांत, यानी वियतनाम, दक्षिण वियतनाम में साम्यवादियों के अधीन चला जाएगा और वहाँ पे क्या आ जाएगा? साम्यवाद पूरे एशिया के अंदर, इसको रोकने का प्रयास। वियतनाम का एकीकरण आपके होता है 30 अप्रैल 1976। क्यूबा फिदेल कोस्टा, मैंने बता दिया। कैनेडी नौसैनिक और नाकाबंदी। सुएज नहर गमाल अब्दुल नासिर के नेतृत्व में, ठीक है, ये मिस्र के नेतृत्व में। अब USA द्वारा स्वान बंद के लिए लेकिन राष्ट्रीयकरण। फिर ब्राज़ील आइजनहावर सिद्धांत क्यों आता है इसमें? यहाँ पे सुएज नहर के अंदर आप नोट करोगे तो क्या आता है? आइजनहावर सिद्धांत आता है। आइजनहावर सिद्धांत आता है सुएज नहर के लिए आइजनहावर सिद्धांत। अब आप देखेंगे एशिया की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखिए आइजनहावर सिद्धांत। इसमें आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे
वियतनाम के अंदर आप देख रहे हैं किस प्रकार आपके अमेरिका द्वारा सपोर्ट किया जाता है, बाद में इसको आज़ाद। इधर आप देखेंगे आइजनहावर सिद्धांत, ठीक है, आइजनहावर सिद्धांत। जो आइजनहावर सिद्धांत है ये आपके कहाँ पे आता है, मिस्र में, मिस्र के अंदर स्वेज नहर वाले विवाद में, स्वेज नहर में। डोमिनो आता है आपके वियतनाम वाले विवाद में, और ये मुनरो सिद्धांत आता है आपके दक्षिण अमेरिका वाले विवाद में, ठीक है। इस प्रकार से मैंने आपको पूरा प्रयास किया है एक ही वीडियो के अंदर। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।